कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस का फाउंडेशन लेवल का ये आपका लास्ट चैप्टर है। पहले और भी चैप्टर्स हुआ करते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके अलावा दो और चैप्टर्स हैं, बेलमेंट एंड प्लेज, एंड इसके बाद है आपका एजेंसी। तो इन चैप्टर्स को अभी यहां से हटा के आपका सेकंड लेवल जो होता है वहां पे डाला गया है। लेकिन जब हम लोग फाउंडेशन दे रहे थे उस वक्त, क्योंकि लॉ जो हुआ करता था 100 मार्क्स का हुआ करता था, तो बेलमेंट प्लेज भी एंड एजेंसी दोनों बड़े चैप्टर्स फाउंडेशन लेवल में हुआ करते थे। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं हुआ करता था, बट अभी इंटरमीडिएट लेवल पे भी ये सिलेबस है। जो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो आज हम लोग जो फोकस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले दो नाम के बारे में जाने, जो कंटिंजेंट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर्स में जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वहां पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ बातें आई थी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कब होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट का मतलब ये होता है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, में सम फ्यूचर इवेंट वह घटित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके रूल्स के बारे में समझेंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के, एंड डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट एंड वैगरिंग। वैगरिंग पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो वहां भी क्या था, कुछ इवेंट था जिस इवेंट पे कंट्रोल नहीं होता है। किसका कंट्रोल नहीं होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट मेकर होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशंस को देखते हैं, क्या बोल रहा है ये। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है जो रिकॉग्नाइज सर्टेन केसेस इन व्हिच एन ऑब्लिगेशंस, क्या ऑब्लिगेशंस इज क्रिएटेड विदाउट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्लिगेशंस इज क्रिएटेड विदाउट ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सच ऑब्लिगेशन जो एराइज होता है आउट ऑफ सर्टेन रिलेशंस, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, या आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कोई ना ऑफर होता है, ना कोई एक्सेप्टेंस होता है, ना ही कंसिडरेशन होता है। इनफैक्ट नाइदर एग्रीमेंट नॉर प्रोमिस। यह क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंपोज कर देता है। लॉ के इंपोज होने से ऑब्लिगेशंस राइट इन फेवर ऑफ अदर। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो अब्सोल्यूट होगा या कंटिंजेंट होगा। तो अब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? जहां पे प्रोमिसेस अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी इवेंट विदाउट एनी कंडीशंस। अगर अनकंडीशनल है, कोई कंडीशंस इंपोज नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो यह कहलाएगा अब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर एनी कंडीशंस इज इंपोज्ड, देन कहा जाएगा कंटिंजेंट। अब देखते हैं सेक्शन 31 क्या बात करता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। टू डू और नॉट टू डू, टू डू और नॉट टू डू। हम लोगों ने कंसिडरेशंस में भी देखा था, कुछ करना और कुछ ना करना। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में यहां बोल रहा है टू डू, कुछ करने का बात हो सकता है या कुछ ना करने का बात हो सकता है। इफ सम इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से कोलेट्रल है, जुड़ा हुआ है, डज और डजंट हैपन, हैपन भी हो सकता है और नॉट हैपन भी हो सकता है। अगर हैपन होता है तो कुछ करने का या कुछ ना करने का, अगर नहीं हैपन होता है फिर भी कुछ करने का या कुछ ना करने का, ऐसा कुछ बात जब होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इसी को बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर आप एक बात पूछ सकते हैं, सर आपने कहा था जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता है वैगरिंग होता है। चलो ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है,
कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग से संबंधित, टू डू और नॉट टू डू, देन वो एग्रीइंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बट पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था, इंश्योरेंस के बारे में बात किया था। अगर इंश्योरेंस में किसी व्यक्ति का किसी में इंटरेस्ट है तो वह उसका इंश्योरेंस ले सकता है, और इंश्योरेंस ले सकता है। अब इंश्योरेंस ले सकता है और लेता है और घटना घटित हो जाता है, मिस डेथ हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस किया टू डू मतलब कुछ करने का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेशन देगी। अगर एक्सीडेंट करता है तो एक्सीडेंट उसका एक्चुअली जो होता है वो वैल्यूएशन करेगा, भाई एक्सीडेंट से कितना इनको नुकसान हुआ, फिजिकल डैमेज कितना है इनका। अगर फिजिकल डैमेज की बात आती है तो उस कंडीशंस में यह देखा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट की बात आएगी, और उस इंश्योरेंस में अमाउंट मेंशंस होता है, जो डेथ होगा तो क्या अमाउंट मिलेगा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज मेंशंस। तो यहाँ पे यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है या इंडेमनिटी होता है, किसी को क्षतिपूर्ति या गारंटी, फॉल अंडर दिस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर इंडेमनिटी एंड गारंटी भी आता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जी। इंडेमनिटी होता क्या है? इंडेमनिटी का मतलब होता है हम किसी को इंडेमनीफाई करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे, कब? जब जो मेन पार्टी है वह कहीं ना कहीं फेल करता है। सोचो ए एंड बी, ए बी से माल परचेज करता है, बट एक कंडीशंस लगाता है, भाई हम आपको ऐसे नहीं देंगे क्योंकि आपको तो हम जानते नहीं, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरा पैसा तो बूट जाएगा। तो सी रोल में आता है, सी बोलता है दे दे भाई, हम इस बात की गारंटी लेते हैं, इंडेमनिफाई कर देंगे तुमको कोई नुकसान होगा तो ये भी कंटीजेंट बात है, मिस किसी के फेल होने पे डिपेंड करता है। अनगारंटी, गारंटी जनरली बैंक वाले केस में, बहुत सारे केस में गारंटी आती है, बैंक वाले केस में गारंटर की बहुत बड़ा रोल होता है। राहुल है, सीए बन गया है, अब शादी करने का प्लानिंग कर रहा है, बट घर नहीं है इसके पास, नो हाउस, तो जाता है बैंक के पास, बोलता है मेरे को लोन दो, बैंक बोलता है गारंटर लेके आओ, और कोई गारंटर बन जाता है बीच में। तो अगर राहुल फेल करता है इंस्टॉलमेंट ईएमआई पेमेंट में, तो बैंक किसको पकड़ेगी? गारंटी। ये भी कंटीजेंट है, हैपनिंग है, कुछ घटित होगा। अगर राहुल फेल कर गया, राहुल अगर रेगुलर ईएमआई दे रहा है तो इशू ही नहीं आया। इशू कब आएगा? जब राहुल फेल करेगा। अगर पार्टी मेन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का फेल करता है तो रोल आ जाएगा गारंटर का। दिस इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यह सारे केसेस में हम लोगों ने देखा कुछ ना कुछ क्या है, इंटरेस्ट। बट वैगरिंग वाले केस में क्या होता है? विदाउट एनी इंटरेस्ट, ओनली विन एंड लूज होने से बस पैसा, मॉनेटरी गेन होता है वहां पे। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे सेक्शन 31 बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस सेक्शन 31 के अंदर में फॉल करता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने देखा यहाँ पे ना ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होता है, ना कंसिडरेशन होता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? कानून की वजह से, लॉ की वजह से। दूसरा और बोलते हैं, इंश्योरेंस वाले केस का बात कर रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी 1 लाख इफ बी हाउस इज बर्न, अगर या फायर इंश्योरेंस है तो दिस इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कोलेट्रल इवेंट को बताया गया है। कोलेट्रल इवेंट होता क्या है? ऐसा इवेंट व्हिच इज नाइदर ए परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोमिस्ड, मींस डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता, एंड नॉट द होल ऑफ द कंसीडरेशंस फॉर ए प्रोमिस। इसको समझाया है एग्जांपल में। ये मैंने ऑलरेडी कोलेट्रल के बारे में बता दिया, बट फिर से एक बार
आपका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख if B house is burned, this is a contingent contract। तो यहाँ पे burning of the house, B house is neither a performance promised as part of the contract nor it is the considerations obtained from B। The liability of A arises only on the happening of collateral event। collateral event क्या, आग लग जाना, तभी जो है सो उसकी क्षतिपूर्ति जो है वह मिलेगा। अब आते हैं इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 5 बातें होगी यहां पे। पहली बात डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। लोग तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल्स एलिमेंट क्या होते हैं? तो पहली बात जो बोल रहा है, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वह डिपेंड करेगा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशंस। क्या? हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशंस। ये प्रेसिडेंट भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। दी कंडीशन जो होगा, प्रेसिडेंट मतलब पहले, घटना से पहले, और सब्सिक्वेंट बाद में, दोनों पे चर्चा करेंगे। ए प्रोमिस टू पे 50,000 to B if it rains on 1st of the next month। अगर बारिश होती है तो बारिश होना प्रेसिडेंट मैटर्स है, और प्रोमिस टू पे उसके बाद सब्सिक्वेंट मैटर्स आएगा, पे करना। दूसरा हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे बात हो रहा था, कंडीशंस प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंट। दूसरी बात कर रहे हैं अभी हम, और जो इवेंट रेफर टू इज कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो इवेंट है नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रोमिस्ड नॉर ए कंसीडरेशंस फॉर ए प्रॉमिस। मिस जो कोलैटरल इवेंट है उसके घटना घटित होने के बाद ही लायबिलिटी या ऑब्लिगेशंस क्रिएट होगा। एक एग्जांपल दिया है, ए एग्री करता है टू डिलीवर 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards। So the contract is a conditional contract and not a contingent contract, because the event on which B's obligations is made to depend B's obligation is made to depend is a part of the promise itself and not a collateral event। तो यहां पे देखिए, यह जो डिलीवरी की मैटर्स है ये कंटीजेंट नहीं है, यह किसी घटना के घटित होने या ना होने पे निर्भर करना नहीं है। Similarly, where A promised to pay B if he marries to C, it is not a contingent contract। आप समझिए contingent contract क्या होता है और क्या नहीं होता है। A agreed to contract a swimming pool for B for 2 लाख। बनाएगा, भविष्य में ही बनाएगा, बट ये भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। B agreed to make the payment only on the completions of the swimming। यह भी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के मतलब कंप्लीशंस होने के बाद, पुल की कंप्लीशंस होने के बाद पेमेंट होगा। यह भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आता है। तो सर क्या आता है? ऐसा घटना जो घटित हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है, जो कंट्रोल में यहां भी नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया, लैपटॉप उधर से दे देना, किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया है, अब उसका मरना या ना मरना उस व्यक्ति के अधीन में है क्या? नहीं है, तो यह कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसी ने अपने मकान का इंश्योरेंस कराया है, उसके मकान में आग लगना या ना लगना उसके अधीन में नहीं। हाँ, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बस में है, वह उसके बस के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका परफॉर्मेंस, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो दो बातें हम लोगों ने सीखा, हैपनिंग नॉट हैपनिंग एंड कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीखा। एंड इसके बाद वाली जो बात है, द कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी मेरे विल ऑफ द प्रोमिसर, सिर्फ इच्छा मात्र से नहीं होगा। The event should be contingent in addition to being the will of the promiser. एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ए प्रोमिस करता है टू पे बी 1 लाख रुपीज, ए जो है बी को 1 लाख रुपया देगा। चलो इतनी बात समझ में है, सिंपल है। इफ ही सो चूजेज, इट इज नॉट ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एकदम सिंपल है। In fact, it is not a contract at all. However, where the event is within the promiser's will, but not merely his will, it may be a contingent contract. दूसरा, if A promised to pay B 1 lakh, if A left Delhi for Mumbai on a particular day, तो ये हो गया, इट इज ए contingent contract because going to Mumbai is an event, no doubt, within a will, but it's not merely at his will. अब बात को समझेंगे। if A promises to B 1 lakh, if A promises to pay B 1 lakh, if A left for Delhi, A left Delhi for Mumbai on a particular day, मीन्स ए पार्टिकुलर डे हो सकता है उसके बस में ना हो, नॉट मेरली विल है, तो इट इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, मीन्स इवेंट इज सर्टेन और बाउंड टू हैपन। अगर कोई घटना निश्चित है तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अनसर्टेन होना चाहिए। The contract is due to be performed, then it is not a contingent contract. अब A agreed to sell his agriculture land to B after obtaining the necessary permissions from the collector. As a matter of course, the permission was generally granted on the fulfillment of certain conditions. It was held that contract जो है सो contingent contract नहीं है, क्योंकि मालूम है necessary permissions मिलेगा ही। तो इस तरह से हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नेचर्स के बारे में समझे। अब टाइप्स के बारे में समझेंगे। सेक्शन 31 डिफाइन करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसके बाद 32, 33, 34, 35 एंड 36 बात करता है। जब इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, तो पहला जो बात कर रहा है इवेंट का हैपनिंग के बारे में बात कर रहा है, मीन्स घटना के घटित होने के बारे में बात कर रहा है। इन्फोर्समेंट के बारे में बात कर रहा है ऑन एन इवेंट हैपनिंग। यह हैपनिंग मीन्स वैसा घटना घटित हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। बोल रहा है वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइज हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर कंटीजेंट इवेंट और द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स अनटिल एंड अनलेस
द इवेंट हैपेंस, मतलब यह जो बात कर रहा है इवेंट हैपेंस, अगर इवेंट वैसा हैपन होता है जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा सेकंड पार्टी को। अगर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि यह बात कर रहा है हैपेंस के बारे में बात कर रहा है, मीन्स वैसा घटना घटित होना। एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है सेक्शन 32 कहता है वेयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट is made to do or not to do anything if an uncertain future event, it cannot be enforced by law unless and until that event has happened, or event impossible, contract void. A contract to pay B a sum of money when B marries C. तो B marries C, अगर C मैरिज D तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, ऐसा भी हो सकता है, या किसी और से डी से शादी कर ले तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। अगर सी डाइज हो जाता है या सी मैरिड टू डी एट एनी इवेंट, अगर इम्पॉसिबल हो सकता है या पॉसिबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पे होना। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे ए तभी पे करेगा जब बी सी से शादी कर लेगा। अगर किसी कारण बस सी किसी और से शादी कर लेता है या सी मर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि शादी होने पे ही कॉन्ट्रैक्ट का कोलेटरल इवेंट जो है शादी होना है यहाँ पे, और उसके बाद ही प्रोमिस होगा पे करने का। यहाँ पे पे करना है बट शादी कंप्लीट होने के बाद। तो हैपनिंग के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट हैपनिंग, सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट नॉट हैपनिंग। दूसरी बात बी जो बोला नॉट हैपनिंग, इसमें घटना नहीं घटने पे। इसी एग्जाम्पल को अगर लेके समझे, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी डजंट मैरी टू सी, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है, उल्टा बात कर रहा है। पहला बात कर रहा था सेक्शन 32 हैपनिंग के बारे में, सेक्शन 33 नॉट हैपनिंग। Where a contingent contract is made contingent on a non-happening of an event, it can be enforced only when its happening becomes impossible. And section 33 says where a contingent contract is made to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen. Means uncertain future event जो है सो नहीं happen. It can be enforced only when the happening of that event become impossible. या इम्पॉसिबल, देखिए सेक्शन 32 में क्या हुआ, इम्पॉसिबल जैसे ही हुआ तो वॉइड हो गया। बात को बारीकी को समझिएगा। 33 बोलता है नॉट हैपनिंग, और जब वो इम्पॉसिबल हो गया तभी इसका परफॉर्मेंस हो गया, तभी नेक्स्ट पार्टी जो है वह ऑब्लाइज्ड हो गया, उसकी ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गई। जब P एग्री टू पे Q ए सम ऑफ मनी, पार्टिकल शिप डजंट रिटर्न, यहाँ पे शिप वापस नहीं आता है। शिप अगर वापस नहीं आता है, डूब जाता है, सिंक हो जाता है, किसी कारण बस कुछ भी इवेंट हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल हो गया अगर शिप सिंक्स कर जाता है। यहाँ पे नॉट हैपनिंग की बात कर रहा है सेक्शन 33। पहला हैपनिंग, दूसरा नॉट हैपनिंग। तीसरा जो बात कर रहा है सेक्शन 34, यह बात करता है ए कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्सिबल if it is contingent upon the conduct of a living person। या जिंदा किसी की एक्टिविटी, कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, यह बहुत ही, ये जो वर्ड है इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा। कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन व्हेन द लिविंग पर्सन डज समथिंग।
living persons does something to make the event or conduct as impossible of happening. अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा व्यवहार कर लेता है जिससे उस कॉन्ट्रैक्ट का हैपनिंग इम्पॉसिबल, इवेंट और कंडक्ट एज इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग. Section 34, if a contract is contingent upon as to how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to have become impossible when such person does anything. कुछ ऐसा कर देता है जिससे renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingency. अगर conduct of living persons वहां पे यह mentions है जो इसको certain definite time में होना है और वह certain definite time में वह काम नहीं होता है within any definite time. एग्जाम्पल बेहतर समझाएगा ये आपको. यह कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन्स और लिविंग पर्सन्स कुछ करता है, डज समथिंग, जिससे कुछ इम्पॉसिबल हो जाता है. ए एग्री करता है बी से, ए सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज टू सी. ये सेक्शन 32 भी बात कर रहा था. सी मैरिज डी. अरे वाह वाह, ये पहले भी हम लोग बात की है. सी मैरिज डी. तो दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड टू एन इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी एज इम्पॉसिबल. बात को समझिएगा. पहले वाले में भी इम्पॉसिबल, इस वाले में भी इम्पॉसिबल. तो यहाँ पे स्पेसिफिक फोकस कर रहा है कंडक्ट ऑफ द पर्सन्स. और उस बंदे ने कुछ ऐसा कर लिया जिससे वह काम का, जिस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पार्ट है, अब उसका होना ही पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कर दिया. पहले वाले में 32 में भी इम्पॉसिबल का बात कर रहा था. तो वह कोई भी बात के बारे में बात, इम्पॉसिबल व्हाटएवर इम्पॉसिबल हो जाता है. जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, जो कोलेटरल इवेंट है, वह घटित हो नहीं सकता है. लेकिन सेक्शन 34 जो है सो स्पेसिफिक है कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन्स. यहां पे सिर्फ वाला एग्जांपल नहीं आ सकता है. यहां पे सिर्फ वाला एग्जांपल 32 में जा सकता है. तो 34 लिविंग पर्सन के बारे में बात कर रहा है. अगर सी मैरिज डी तो ऑब्वियस ही बात है बी कैन नॉट मैरी टू सी. तो दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड द इवेंट ऑफ बी मैरिंग टू सी एज इम्पॉसिबल. It is though possible if there is a divorce between C and D. तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे लिविंग पर्सन्स के कंडक्ट और इवेंट पे जो पॉसिबल होता है, मतलब डिपेंड करता है, और वह इम्पॉसिबल कर देता है, तो वह हो जाएगा आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. 32 हैपनिंग के बारे में बात कर रहा था. 33 नॉट हैपनिंग के बारे में बात किया. 34 बात कर रहा है कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. थर्टी फोर में एक केस लॉ है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट. यहाँ पे डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिव ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर. फादर के मर जाने के बाद प्लेंटिव शादी कर लेता है व्हाइल द फादर वाज स्टिल अलाइव एंड ही मैरिड अनदर वुमन. अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि फादर अलाइव है और फादर के मरने के बाद शादी होने की बात हुई थी और बीच में ही बंदे ने किसी और से शादी कर लिया था. दैट ही शुड मैरी द प्लेंटिव एंड शी वाज एंटाइटल्ड टू sue for him for breach of the contract. It was held that it had become impossible that he should marry the plaintiff and she was entitled to sue him for breach of the contract. क्योंकि वेट करना चाहिए था उसको, फादर के मरने तक का वेट करना चाहिए था. इन द मीन टाइम शादी नहीं करना चाहिए था. 34 की बात हो रही थी. वह किसी व्यक्ति के
लिविंग पर्सन्स के कंडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और सेक्शन 35 जो बात करता है फिक्स टाइम, अगर यहाँ पे हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, देखिए 32 बात कर रहा था हैपनिंग, 35 बात करेगा हैपनिंग स्पेसिफाइड टाइम, और 35 में फिर बात करता है नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। दो बातें कर रही है। तो हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ a specified uncertain event happens within a fixed time to becomes void if at the expirations of the time fixed such event has not happened। अगर ये हैपनिंग पर डिपेंड है और विदिन स्पेसिफाइड टाइम वह इवेंट अकर नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। इफ बिफोर दैट टाइम वह इवेंट अकर कर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सो ऑब्लिगेशन से आ जाएगा। इफ बिफोर द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। A promise to pay B a sum of money if certain ship returns within a year, एक साल की बात कर रहा है। The contract may be enforced if the ship returns within the year। अगर एक साल के अंदर शिप वापस आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनफोर्सेबल हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या अगर शिप क्या हो गया, बर्न हो गया विदिन ए ईयर या सिंक कर गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा बच्चों। तो 35 में बात करता है फिक्स टाइम और विद इन फिक्स टाइम, हैपनिंग के बारे में बात करता है, फिर बात करता है नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। To do or not to do anything if a specified uncertain event doesn't happen within a fixed time may be enforced by law when the time has expired। तो यहाँ पे बात कर रहा है अगर फिक्स टाइम है, नॉट हैपनिंग के बारे में बात कर रहा है, वो टाइम एक्सपायर कर जाता है और इवेंट अकर नहीं करता है तो इनफोर्स मतलब ऑब्लिगेशंस आ जाएगा। And such event has not happened or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen। यहाँ पे फिर एग्जांपल है, A promised to pay B a sum of money if certain ship doesn't return within a year and the contract may be enforced if the ship doesn't return within a year or is burned within the year। नॉट हैपनिंग के बारे में बात कर रहा है, स्वाभाविक बात है अगर शिप बर्न हो जाता है एक साल के अंदर एंड डजंट रिटर्न होता है विदिन द ईयर। अब आता है कंटीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो वाइड हो जाएगा भाई। कंटीजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस और इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वाइड whether the impossibility of event is known or not to the parties। सन का अगर हम लोग बात करते हैं, सन सूरज ईस्ट में के बदले वेस्ट में एराइज करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है इवेंट। Whether the impossibility of event is known or not to the parties, the agreement at the time when it is met। मालूम है या नहीं मालूम है इम्पॉसिबल इवेंट मतलब इम्पॉसिबिलिटी उसका, बट वो वाइड होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, A agrees to pay B 1 lakh if sun rises in the west next morning। This is impossible event। X agrees to pay 1 lakh if two straight lines enclose a space। Two straight lines enclose a space। Two straight lines कभी भी टच नहीं कर सकता है। The agreement is void। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझा। 31 में डेफिनेशन से लेकर 36 तक हम लोगों को, अगर किसी बच्चे को अगर एनी कंफ्यूजन एनी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कंपैरिजन यहाँ पे कराते हैं आपका। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस। ये जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग के बारे में टू डू और नॉट टू डू पे बात है बच्चे। टू डू और नॉट टू डू, कोलैटरल इवेंट, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। टू डू और नॉट टू डू
कोलेटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। वैगरिंग जो होता है यहाँ पे मनी की बात, गिव मनी और मनी वर्थ, अनसर्टेन इवेंट हैपन और नॉट हैपन। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस। वैगरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में हम लोगों ने साइमल्टेनियस की बात किया था। रेसिप्रोकल जब हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे वहां पे रेसिप्रोकल वर्ड आया था। अनसर्टेन इवेंट, तो भैया दोनों में अनसर्टेन है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज कोलेट्रल, यहाँ पे जो इवेंट होता है कोलेट्रल होता है, शिप का आना या डूबना। अगर शिप आया या डूबा तो पैसा देगा। इन वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट द अनसर्टेन इवेंट इज द कोर फैक्टर, मैच का जीतना। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी वैगरिंग इन नेचर, बट जो वैगरिंग होगा कंटीजेंट इन नेचर ही होगा। इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ये मैं बहुत पहले से बोलते बोलते आ रहा था, यहाँ पे इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, यहाँ पे नहीं होता है। नो, ये बहुत बड़ा बात है डिस्टिंग्विश करने का। इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, इफ इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है तो कंटीजेंट, नहीं तो आपका वैगरिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन, यह कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन। मतलब यहाँ पे लूज एंड गेन कॉन्ट्रैक्ट का मेन बेस नहीं होता है, बट वैगरिंग वाले में लूज एंड गेन ही होता है। लूजिंग एंड गेनिंग की वजह से ही जो भी पैसे का लेन देन होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ए वॉइड होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करा दें? नो सर, कल करा दीजिएगा सर। कल करा देंगे, ओके चलिए, थैंक यू। हो सकता है संडे को भी अपने क्लास लेंगे, क्योंकि संडे को मैं थोड़ा शाम में निकल रहा हूँ, थोड़ा बाहर, तो 2 दिन क्लास नहीं होगा, तो संडे को अपने क्लास करेंगे।